हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कवर करेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। स्टूडेंट, वैसे तो ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओनली 2 ही लॉज हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, जो कि हमें केमिस्ट्री में पढ़ने हैं स्टूडेंट। लेकिन इस पर न्यूमेरिकल आता है, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई बोर्ड एग्जाम हो। तो स्टूडेंट, इसलिए स्टूडेंट को ये टॉपिक जो है डिफिकल्ट लगता है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि फैराडेज लॉज की डिफरेंट स्टेटमेंट क्या थी और उनके डिफरेंट फॉर्मूलेज क्या हैं, जिससे कि हम उनके न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर पाएँ। स्टूडेंट, इसमें हम एक दो न्यूमेरिकल कवर नहीं करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल करेंगे। इस वीडियो के बाद स्टूडेंट आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले तो हम ये मीनिंग समझते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। तो आपको मालूम होता है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, यानी कि कोई केमिकल कंपाउंड को हम ब्रेक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को आप ब्रेक डाउन कर रहे थे जिससे कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहे थे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, यानी कि जिससे आपको सोडियम और क्लोरीन गैस मिल रही थी। तो सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टूडेंट का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें दो मेटल की रॉड्स होती हैं, यानी कि एक मेटल की रॉड, सपोज मैंने यहाँ जिंक ले ली और यहाँ मैंने आयरन ले लिया। तो स्टूडेंट, जिस मेटल रॉड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसको हम एनोड बोलते हैं, और जिस मेटल रॉड को हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम कैथोड। तो स्टूडेंट, आपको ये याद कैसे रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, ऐड ऐड का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी कि एनोड जो होगा वो पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जबकि गैल्वेनिक सेल में एनोड जो था वो नेगेटिव था। लेकिन और कैथोड जो होगा यहाँ नेगेटिव होगा, जबकि के गैल्वेनिक सेल के अंदर कैथोड जो था वो पॉजिटिव था। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं आयरन के ऊपर जिंक की, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को कवर करते हैं। यानी कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन पर इसलिए करते हैं क्योंकि आयरन पर रस्टिंग लग जाती है। तो आयरन के ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो यहाँ पर ये मैंने जो प्रोसेस लिया है वो गैल्वेनाइजेशन का एक एग्जांपल लिया है, जिसमें ये मैंने जिंक की रॉड को एनोड बनाया है, और जिस ऑब्जेक्ट की हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हम बनाते हैं कैथोड, और जिसकी करनी है उसको हम बनाते हैं एनोड। तो यानी कि मुझे जिंक की कवरिंग करनी है आयरन के ऊपर, तो जिंक में एनोड बनाऊंगा और आयरन में कैथोड बनाऊंगा, और इलेक्ट्रोलाइट में उसी ही मेटल का लूंगा जिसकी मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। अगर मुझे जिंक की करनी है तो मैं जिंक का इलेक्ट्रोलाइट लूंगा, सिल्वर की करनी होती तो मैं सिल्वर का लूंगा। स्टूडेंट, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि यहाँ से ये रॉड से जिंक जो है वो डिसॉल्व होगा Zn2 पॉजिटिव आइंस में, वो सॉल्यूशन में जाएगा, और सॉल्यूशन से ये Zn2 पॉजिटिव आइंस जाएंगे कैथोड पर, यानी कि नेगेटिव पर। वहां पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ये जिंक मेटल को फॉर्म करेंगे, और जिंक की कवरिंग इसके ऊपर आती जाएगी। तो स्टूडेंट, एक और चीज आप ध्यान रखोगे, C गोज टू C, यानी कि कैटाइन जाती है कैथोड पर और एनाइंस जाती हैं एनोड पर। तो ये ट्रिक्स हैं, आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनाइंस जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, तो वो पॉजिटिव पार्ट पर जाती हैं जो कि एनोड होता है, और कैटाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, वो जाती हैं एनोड पर जो कि नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। तो ये तो थी इलेक्ट्रोलाइसिस की एप्लीकेशंस। अब ये फैराडेज लॉज का क्या इंपॉर्टेंस है कि जो हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अगर सपोज 20 ग्राम जिंक लिया होता और मैं ये प्रोसेस करवाता, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता। आप कहोगे सर ये तो हम क्या है, जब हम प्रोसेस करेंगे तब हम स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे, तो हम टाइमर से देख लेंगे कि इतना टाइम हमें लग रहा है, तब हम आपको बता सकते हैं। लेकिन फैराडेज ने जो है बिना एक्सपेरिमेंट के हम बता पाएँ कितना टाइम लगेगा, कितना क्वांटिटी चार्ज लगेगा, कितना करंट हम पास करेंगे, ये सब उसने बताया फॉर्मूले से, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। तो इन्होंने ये कहा कि वेट ऑफ सब्सटेंस, W का मतलब है, अब हम स्टेटमेंट पे आते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या बताता है। तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, डिपॉजिट किस पर होगा, कैथोड पर, और लिबरेटेड कहां से लिबरेट होगा, एनोड से। जितना ये लिबरेट होगा उतना ही डिपॉजिट होगा। तो ये कह रहे हैं वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। जितना आप चार्ज ज्यादा दोगे उतना ही वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा एनोड या कैथोड पर। तो Q का फॉर्मूला हमको मालूम था, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है, फॉर्मूले में आप कैपिटल आई भी यूज कर सकते हो, और टी जो है वो टाइम है। टाइम इसमें आपको सेकंड्स में लेने हैं, और
अगर मिनट में दिया होगा तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसको जो है सेकंड में चेंज कर लोगे, और आवर्स में दे रखा होगा तो आप 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर अब मैं Q की जगह IT लगा दूं तो स्टूडेंट W इज डाइक्रिप्शन इंटू I इंटू T आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम इसको डाइक्रिप्शन का साइन हटाया तब यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट लिया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वो था Z। तो अब फॉर्मूला स्टूडेंट क्या बन गया, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो Z है ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर Z की वैल्यू डायरेक्टली दी होगी, I की वैल्यू दे रखी हो और T की वैल्यू दे रखी हो, तो हम W की वैल्यू पता कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन में इतना इजी तो बनाएगा नहीं, वो क्या करेगा, आपको Z की वैल्यू हाइड करके रखेगा, उसकी जगह आपको एटॉमिक मास दे देगा, उसकी वैलेंसी चार्ज लगा देगा। तो ये Z क्या होता है, Z का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे। F जो है वो फेराडे है और 1 फेराडे की वैल्यू होती है इसमें 96500 कूलाम। ये आपको यूज करनी है। अब इक्विवेलेंट वेट वैसे तो मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में भी बताया था नॉर्मलिटी में, अगर आप भूल गए हो तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा से बता देता हूँ। इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास यानी कि एटॉमिक वेट अपॉन चार्ज उस चीज का यानी कि वैलेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आयरन का निकालना है Fe3 पॉजिटिव का, तो आयरन का मास मैं ऊपर रखूंगा और स्टूडेंट चार्ज इस पर कितना दिख रहा है 3, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है 3, तो आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 18.6 जो कि इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा आयरन का। इस तरीके से स्टूडेंट आपको पता करना है। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कॉपर दे देते हैं चलो क्वेश्चन में। अब कॉपर का कैसे निकालना है, तो यहाँ पर 63.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। अब स्टूडेंट क्या होता है कि एग्जाम में हमें कुछ के याद रखते हैं, जैसे कॉपर का याद रखना है 63.5, आयरन का 56 है ना, और यहाँ पर अगर जिंक का पूछते तो 65 और सिल्वर का आपको ध्यान रखना है 108। तो 4 ये 2 3 हैं जिनको आपको याद रखना है। वैसे तो ये क्वेश्चन में दिया होता है। अगर हमें कॉपर 1 पॉजिटिव का निकालना होता तो 63.5 अपॉन, अब यहाँ पर इसका चार्ज यानी कि अगर मैं वैलेंसी कहूँ तो स्टूडेंट कितना है 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट रहेगा 63.5। आई होप यहाँ तक आपको स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। तो मैं इन दो फॉर्मूले को जब मर्ज कर दूंगा तो यहाँ तक आ जाएगा W इज इक्वल टू EQ इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे इंटू I इंटू T, यानी कि Z की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है। और मैंने बताया अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी हो 964700 वॉट, तो आप वो लगाओगे। अगर फेराडे की वैल्यू नहीं दे रखी तब आप ये लगाओगे 96500 कूलाम। तो स्टूडेंट यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाए कि डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन करें। तो स्टूडेंट यहाँ देखो, जब चार्ज करंट जो है वो 1 एम्पियर पास हो रहा हो और टाइम कितना 1 सेकेंड, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में अगर ZIT में I की वैल्यू 1 ले लूँ, T की वैल्यू 1 ले लूँ, तो W इज इक्वल टू Z के बराबर हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड जब हम 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, दूसरा फॉर्मूला आपको Z का ये ध्यान रखना है, तीसरा फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन चार्ज यानी कि वैलेंसी, दोनों सेम चीज हैं। आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन देखते हैं। करंट आपको दे रखा है 2 एम्पियर, टाइम 15 मिनट के लिए पास कर रहे हैं, जिसको मैंने सेकंड में चेंज किया है। 15 इंटू 60 कितना हो गया 900 सेकंड। और ये पूछ रहे हैं कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, यानी कि अगर मैंने सपोज कोई क्वेश्चन लिया, कोई मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है, उसमें एक रॉड मैंने सिल्वर की ली है, दूसरी मैंने आयरन की ली है। अब मैं चाहता हूँ कि सिल्वर जो है वो आयरन पर डिपॉजिट हो जाए, तो मैंने करंट उसमें पास किया 2 एम्पियर, कितने मिनट के लिए गया 15 के लिए। तो अब आप फेराडे का फॉर्मूला लगाओ और आप पता लगा सकते हो कि 15 मिनट में सिल्वर कितना डिपॉजिट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। W इज इक्वल टू, इस वाले क्वेश्चन पर फॉर्मूले पर आ जाओ। W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, जैसे मैंने बताया था सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108, तो आप 108 और चार्ज कितना है 1, तो डिवाइडेड बाई 1 कर दोगे, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है। फेराडे की वैल्यू नहीं दे रखी तो 96500 इंटू आई की वैल्यू 2 दे रखी है। टाइम आपको इस टॉपिक के लिए सेकंड में ही लेना है, तो 900 सेकंड, तो W आ जाएगा 2.0145 ग्राम। यानी कि अगर आप इतने करंट पास करोगे 15 मिनट के लिए तो कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो देखो आपने फेराडे की हेल्प से पता लगा दिया बिना प्रोसेस को कंप्लीट किए, दैट इज 2.0145 ग्राम। तो ये स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंस है फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है 0.3605 ग्राम मेटल है, इसमें यहाँ पर अब नाम नहीं दिया, यहाँ पर सिल्वर नाम दिया था लेकिन यहाँ नहीं दिया, उसकी जगह आपको मैं एटॉमिक वेट दे दिया है। और कह रहा है हमने करंट पास किया उसमें
1.2 एम्पियर का, टाइम जो है 15 मिनट है, वैलेंसी बताइए। तो स्टूडेंट इसमें दो फॉर्मूले हम लगाएंगे। पहला तो फॉर्मूला ये जिससे कि हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, तो हम लगाएं वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे इंटू आई इंटू टी। तो वेट ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हुआ है 0.3605 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट 96500 इंटू 1.2। टाइम को हमने चेंज कर लिया है 15 मिनट को सेकंड के अंदर, 900 सेकंड्स आ गए। इक्विवेलेंट वेट इसको रीअरेंज कर लिया, ये इधर चला गया, तो 96500 इंटू 0.3605 अपॉन 1.2 इंटू 900 इज इक्वल टू 32.21 ग्राम। ये स्टूडेंट इसका इक्विवेलेंट वेट आया है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, वैलेंसी पूछ रहा है, क्योंकि अब आपको मेटल तो मालूम नहीं है कि सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है कि आयरन की वैलेंसी 3 होती है, लेकिन आप बता पाओगे बाय द हेल्प ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए अब हम सेकंड फॉर्मूला लाएंगे, इक्विवेलेंट वेट अपॉन एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी या चार्ज। तो वैलेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो एटॉमिक मास आपको दे रखा है, एटॉमिक वेट 96 अपॉन इक्विवेलेंट वेट आपने निकाली फॉर्मूले से 32.21। तो यहाँ पर अब जो वैलेंसी निकल कर आई है वो नियर अबाउट आ रही है 2.98, जो कि नियर अबाउट 3 है। तो स्टूडेंट इस जो कि आपको मेटल का नाम नहीं दिया, लेकिन आप इसकी वैलेंसी बता पा रहे हो 3 बाय द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप का टॉपिक देखते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ पर। यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई एल्यूमिनियम है जिसका वेट है 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ है, आप इसका चार्ज बता दीजिए। तो स्टूडेंट आप देख रहे हो कोई आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, लेकिन फैराडेज लॉज के फॉर्मूले से आप पता लगा सकते हो कि ये जो 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ है इसको कितना चार्ज लगा होगा। तो स्टूडेंट बात करते हैं फॉर्मूले के। आपको मालूम है W इज इक्वल टू जेड आई टी होता है, आई टी का मतलब होता है Q, क्योंकि आपको मालूम है Q इज इक्वल टू आई टी। तो फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। अब Q आपको निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा W अपॉन Z। अब Z का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे, यानी कि इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे। अभी जो फेराडे है वो ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोक मतलब नीचे था डिनोमिनेटर में, अब ये ऊपर आ जाएगा, तो W इंटू एफ अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम 27, यानी कि आइंस का भी स्टूडेंट सेम रहता है, Al3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम का भी 27 होगा और Al3 पॉजिटिव का भी 27 होगा। तो 27 और चार्ज कितना है, एल्यूमिनियम आपको मालूम होता है 3 पॉजिटिव आइंस में एग्जिस्ट करता है, डिवाइडेड बाई 3 जो कि 9 हो जाएगा। तो 5.4 इंटू फेराडे की वैल्यू आपको मालूम है 96500 आपको लगानी है, डिवाइडेड बाई 9, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 57900। तो स्टूडेंट आपने देखा कि बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए आपने क्विकली बता दिया कि इतना चार्ज लगेगा इतना एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए 5.4 ग्राम। नेक्स्ट एक और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देख लो Zn2 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, Zn में। तो कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं 1 मोल की। तो 1 मोल जिंक को रिड्यूस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और आपको मालूम है एक और फॉर्मूला आप यहाँ रखो, Q इज इक्वल टू एन एफ। एन यहाँ पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। अब रिडक्शन कर रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 इंटू एफ की वैल्यू फेराडे 96500। जब आप 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आप इसका चार्ज निकालोगे कि 1 मोल Zn2 पॉजिटिव को रिड्यूस होने के लिए 2 फेराडे लगेगा। एक और ऐसी देखते हैं MnO4 नेगेटिव अगर रिड्यूस हो रहा है Mn2 पॉजिटिव में, तो इसमें कितना चार्ज लगेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन हो रहे हैं 5, क्योंकि Mn का इस पर चार्ज निकल कर आ रहा है 7। स्टूडेंट अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आती तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिविजन करा देता हूँ कि जैसे कि अगर हमने निकालना है MnO4 नेगेटिव में, मुझे Mn का निकालना है तो इसका मैं x मानूंगा। एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, तो प्लस हमें यहाँ लगाना है -2। एक ऑक्सीजन का चार्ज कितने ऑक्सीजन है 4, इजिकल टू में, क्योंकि ये आयन है तो इजिकल टू में आप 1 लिखोगे। तो x -8 एंड +8 कितना हो जाएगा, -8 इजिकल टू -1। तब ये x इधर जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा प्लस का 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो इस पर Mn का चार्ज है +7। अब +7 से कितना हो गया, +7 से 2 हो गया, यानी कि 5 कम हो गया। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो Q इक्वल टू NF होता है, तो ये 5 फेराडे चार्ज चाहिए होगा 1 मोल MnO2 को रिड्यूस होने के लिए Mn में। आई होप आपको ये इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आप इजीली कर लोगे बाय द हेल्प ऑफ फेराडेज लॉ। एक और स्टूडेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब ट्रांसफर होंगे जब हम 5 एम्पियर करंट पास करेंगे 200 सेकंड के लिए। तो ये भी हम फैराडे लॉ से पता कर पाएंगे। तो पहला
चार्ज निकाल लेंगे। चार्ज होता है Q इक्वल टू आई टी। स्मॉल आई भी ले सकते हो आप, कैपिटल भी ले सकते हो, क्योंकि हमने आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट को। सो 5 एम्पियर इंटू 2000, यानी कि ये आ जाएगा 1000 कूलाम चार्ज प्रोड्यूस हुआ जब आप 5 एम्पियर करंट पास करोगे 200 सेकंड के लिए। अब यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल टू एन ई। अब यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो स्टूडेंट इन फॉर्मूले के अलावा आप एक दो फॉर्मूले और ये याद रख लो, एक ये Q इक्वल टू एन एफ और Q इक्वल टू एन ई। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो n इक्वल टू क्या है, Q अपॉन E। ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो कितना टोटल चार्ज रहा 1000। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 625 इंटू 10⁻⁹। तो स्टूडेंट आपने देखा ये डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल थे जो हमने कवर किए फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडेज पर। यानी कि स्टूडेंट मैंने एक दो न्यूमेरिकल करके ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया, मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बताए। आप अपनी टेक्स्ट बुक से, एनसीईआरटी से आप इस टॉपिक से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता आप मुझे कमेंट में करोगे और हमारी वीडियोस को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि हमको कितने मोल कंप्लीट करने सब्सक्राइबर 1 मोल, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23।